ന്യൂയോർക്കാണിൽ ഇന്ന് സിക്കിമിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യകാരൻ യുവ ബരാൽ സംസാരിക്കുന്നു. അവതരണം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഹിന്ദി പഠന വകുപ്പിലെ മുൻ മേധാവി ഡോക്ടർ ആർസു, हिंदी विभागतिले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीवाणी। नमस्कार। हम अभी सिक्किम से पधारे हुए एक साहित्यकार के बीच बैठे हुए हैं। युवा बराल ये सिक्किम निवासी हैं, मातृभाषा नेपाली है। उपन्यास, कहानी, कविता इन सारी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। अब कालिकट विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। रेडियो CU में इनके लिए एक बातचीत का मौका मिला है। स्वागत आपको कालिकट विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर इस रेडियो केंद्र में इनकी सेवा अतुलनीय है। और प्रश्नकर्ता के रूप में इधर हमारे सामने है डॉक्टर आशीवाणी, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत है। तो नमस्कार सर। आपसे अनुरोध है कि इनसे संवाद का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार युवा बराल जी, कालिकट विश्वविद्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आप पधारे हैं पूर्वोत्तर भारत की सीमा से। पहले सिक्किम की भौगोलिक विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर आरसू जी से, जिन्होंने हमको सिक्किम से यहाँ कालिकट में एक बहुत बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम भाषा समन्वय वेदी के जो कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में आप ने हमको यहाँ कालिकट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रेडियो CU, कालिकट यूनिवर्सिटी का रेडियो CU में अपना अंतर्वार्ता देने के लिए जो आमंत्रित किया है, इसके लिए भी मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न रखा, मैं सिक्किम से हूँ और मेरा मातृभाषा नेपाली और मैं नेपाली साहित्य में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। विशेषकर मैं आख्यान लेखन में कहानी और उपन्यास और थोड़ा बहुत कविता भी लिखता हूँ। और जैसे वहाँ का आपने प्रश्न रखा भौगोलिक स्थिति का, जैसे सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है जो 1975 में एक स्वायत्त देश से भारत में विलय हुआ था। 1975 में एक 22वां राज्य के रूप में वहाँ ये भारत महादेश में विलय हुआ था। एक छोटा सा राज्य वो जो 3 देश से घिरा हुआ है, जो पड़ोसी देश से, जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बत जो चीन का अधीनस्थ है। ये 3 देशों और भारत का जो नज़दीकी हमारे यहाँ का राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, उससे इसका सीमा लगता है। और इसका क्षेत्रफल थोड़ा छोटा है और 8000 समथिंग का उसका वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र है। और यहाँ का विशेष प्राकृतिक सौंदर्य, सब लोग यहाँ पर ये इसका सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। और इसका नदी नाला, पहाड़, झरने और यहाँ का हिमालय का चोटी वो देखने के लिए बहुत बाहर से जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं। और यहाँ विशेष करके खेती लायक का ज़मीन थोड़ा कम है, फिर भी यहाँ खेती होता है। और जंगल सारा 70% जैसा एरिया जो जंगल से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा वहाँ जैव विविधता का एक प्रदेश है। बहुत सारा यहाँ जैविक खेती होता है। जैसे यहाँ का ऑर्गेनिक खेती का भी एक विश्व प्रसिद्ध अभी तक का वो शुरू हुआ है वहाँ पर। जैसे ऑर्गेनिक खेती भी जैसे पहले वाला सरकार, उन्होंने यहाँ का जो ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा किया है और यहाँ का प्रोडक्ट देश विदेश तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से जाता है। जी धन्यवाद सर। और वहाँ का जो भाषाई भूगोल कैसा है? और नेपाली के साथ साथ कुछ जनजाति भाषा भी है ना, तो
वहाँ की लिपि कौन सी है, ये सब हम जानने के लिए इच्छुक हैं। विशेषकर वहाँ पर लिंगुआ फ्रैंका नेपाली है। नेपाली भाषा से हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ का विशेष जाति है नेपाली, भुटिया, लेप्चा और थोड़ा बहुत व्यापारी लोग भी हैं। यहाँ राजस्थान और गुजरात से गए हुए और बिहार, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए हुए हैं। और वहाँ का विशेष नेपाली भाषा जो हिंदी जैसा ही देवनागरी लिपि में लिखते हैं हम लोग। और नेपाली भाषा एक हम प्रसिद्ध और यहाँ का एक बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको बहुत बड़ा माना जाता है। वहाँ पर नेपाली भाषा को सब लोग बोलते हैं। वहाँ का जितना भी जनजाति लोग हैं वो भी नेपाली भाषा बोलते हैं। विशेषकर वहाँ का स्थानीय लोग जैसे भुटिया भाषा भी है, लेप्चा का अपना भाषा है। और वहाँ अभी ट्राइबल भारत का संविधान ने 2 जातियों को ट्राइबल घोषित किया है, वो लिम्बू और तामाङ को। उन लोगों का भी अपना अपना भाषा है। और दूसरा प्रजाति भी है वहाँ पर, जैसे ये नेवार लोग होता है, नेवार लोग है, जैसे यहाँ पर शेरपा है, गुरुंग है, मंगर है, ये भी वहाँ का उपजाति है। उन लोगों का भी अपना अपना भाषा है। पर जो भी जितना भी उपजाति है ये नेपाली कम्युनिटी से आते हैं। भुटिया, लेप्चा दूसरा है, वहाँ का वो इंडिजिनस जनजाति है लेप्चा, और भुटिया भी जनजाति है। और जितना भी और जाति है वो नेपाली कम्युनिटी का एक अंग है। और वो सब लोग अपने आपस में नेपाली भाषा में बातचीत करते हैं। ओके जी सर। और सिक्किम की जो उच्च शिक्षा की सुविधाएं कौन सी है, और वहाँ के जो प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम भी आप बता सकते हैं? सिक्किम में थोड़ा देर से विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। पहले तो जब हम लोग पाठशाला, स्कूल, कॉलेज पढ़ते थे उस टाइम कॉलेज, वहाँ पर एक कॉलेज था सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज। उसका यूनिवर्सिटी एफिलेटेड नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से था। बाद में 1998-99 के बाद में एक सिक्किम यूनिवर्सिटी करके वहाँ का शुरू हुआ। जैसे 2006 से उसका पूर्ण रूप से उसका स्थापना हुआ। वहाँ अभी सिक्किम यूनिवर्सिटी करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और स्टेट यूनिवर्सिटी कंचनजंगा यूनिवर्सिटी करके एक स्टेट का यूनिवर्सिटी है। और बाहर से आए हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी वहाँ बहुत सारा है, जैसे एक विनायका यूनिवर्सिटी है सर, और ये जो इक्फा यूनिवर्सिटी है, और अभी एक SRM करके जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है साउथ इंडिया का, उसका भी एक वो चल रहा है, वहाँ पर क्लास चल रहा है। और एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करके अभी ये गत वर्ष से यहाँ शुरू हुआ है। वहाँ पर ये बहुत सारा यूनिवर्सिटी तो है, मगर प्रमुख 2 सिक्किम यूनिवर्सिटी और कंचनजंगा यूनिवर्सिटी वो चल रहा है वहाँ पर। जी सर, साहित्य और संस्कृति के बारे में कुछ बताएं। वहाँ का विशेषकर सिक्किम में नेपाली भाषा जो चलता है, नेपाली साहित्य बहुत व्यापक रूप में चलता है यहाँ पर। जब भाषा चलता है तो उसी भाषा से साहित्य भी बहुत वहाँ का कलाकार लोग, लेखक लोग लिखते हैं, उसमें काम करते हैं। और अपतन साहित्य करके शुरू हुआ था सिक्किम में, जब भारत विलय से पहले ही, भारत से जब 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ था, उससे पहले ही वहाँ पर अपतन साहित्य करके साहित्य का नींव रखा हुआ था वहाँ का साहित्यकार लोगों ने। और उसके बाद में सिक्किम साहित्य परिषद करके एक संस्था भी गठन हुआ। अभी उसका नेपाली साहित्य परिषद करके उसका नामकरण किया है। अभी वो बहुत बड़ा संस्था है, उसके अंदर में मैं भी एक कार्यकारी सदस्य के रूप में हूँ। और वहाँ का विभिन्न क्षेत्र में, जैसे वहाँ का 6 जिला है, 6 जिला में अलग अलग जिला में ऐसे साहित्यिक संस्था भी है। और वहाँ विशेषकर भुटिया का अपना साहित्य है, लेप्चा का अपना साहित्य है, लिम्बू भाषा का अपना साहित्य है। और वर्तमान गवर्नमेंट ने दूसरा जो भी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उनका भाषा को भी बढ़ावा देने के लिए अपना अपना बोर्ड गठन किया है।
जी। तो उनका भी भाषा का साथ साथ में विकास हो रहा है वहाँ पर बहुत सारा। जैसे अब अनुवाद का क्षेत्र से भी नेपाली से उनके भाषा में अनुवाद हो रहा है, उनका साहित्य छोटा छोटा उनका साहित्य का भी नेपाली में अनुवाद हो रहा है और हिंदी में उसी तरह बाहर जा रहा है, ये भी काम हो रहा है वहाँ पर। र विशेषकर अभी तक नेपाली भाषा सिक्किम से नेपाली भाषा का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ का लिखने वाले जो भी साहित्यकार लोग हैं वो साहित्य अकादमी से भी सम्मानित हुए हैं। और साहित्य अकादमी तो 1978 से साहित्य अकादमी नेपाली भाषा को मान्यता दिया था। हालांकि नेपाली भाषा को मान्यता मिला 1992 में, संवैधानिक मान्यता मिला। फिर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार सिक्किम भारत सरकार की ओर से 1978 से ही दे रहे थे। तो बहुत सारे साहित्यकारों को पुरस्कार मिला। पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी से मान्यता मिलने का मतलब है कि नेपाली भाषा का प्रचलन सबसे पहले से ही था वहाँ पर। अभी तक उसका बृहत रूप आया हुआ है और अभी बहुत लेखक ने अपना काम किया है इसके ऊपर। जी सर। और वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ बता? महिलाओं की स्थिति विशेष ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। दूसरी जगह जैसे महिला के ऊपर शोषण दमन का जैसे ऐसा होता है या अभी एक संशय जैसा रखता है, जैसे वहाँ का महिलाओं का क्या हालत होगा, कैसा होगा, ये जो सिक्किम में ऐसा दिखने को कम मिलता है, वहाँ बराबर का मिलता है। और गवर्नमेंट की ओर से भी ऐसा क्या घोषणा किया है कि जैसे जॉब में और दूसरा जो भी फैसिलिटी है इसमें दूसरे जगह में 33% दे रहे होंगे शायद, वहाँ पर 50-50% है, 50-50% है, महिला और पुरुष का बराबर दे रहे हैं। जैसे नौकरी में भी 50-50%, जैसे 2 पोस्ट होता है तो एक पोस्ट पुरुष को और एक पोस्ट महिला को देते हैं। ऐसे करके महिला के ऊपर बहुत सारा अभी सम्मान दे रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ शोषण दमन का भी इतना घटना नहीं आता है वहाँ पर। जैसे अब महिला के ऊपर पारिवारिक शोषण, सामाजिक शोषण जैसा होता है, जैसे ये भी थोड़ा कम है और समाचार माध्यम से भी ऐसे सुनने को नहीं मिलता है जैसे। और आपकी भाषा के जो प्राचीन काल के जो साहित्यकार के बारे में बता सकते हैं? हमारे यहाँ जो नेपाली भाषा बोलने से जैसे नेपाल से भी संबंध रखता है, दार्जिलिंग से भी संबंध रखता है और आसाम से भी संबंध रखता है। सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल, भूटान, आसाम और देश का विभिन्न प्रांतों से नेपाली भाषा का साहित्य पहले से ही लिखा जा रहा है। और सिक्किम के भाषा साहित्य का परिप्रेक्ष्य में बात करना है तो अपतन साहित्य जो अगम सिंह तामाङ है, तुलसी बहादुर छेत्री है, नैना सिंह लेप्चा है, ये जो पुराना साहित्यकार। उसके बाद आया सानु लामा, रुद्र पौड्याल आया और ये जो धरणीधर, ऐसे बहुत। उसके बाद में आया है जैसे प्रवीण राय जुमेली करके राइटर है, सब आधुनिक काल के राइटर। सिक्किम से वो संबंध रखता है और बाहर से भी बहुत सारा साहित्यकार लोग हैं, जैसे यहाँ पर असित राय, जैसे खरसाङ दार्जिलिंग से अगम सिंह गिरी लोग, ये लोग बहुत बड़े साहित्यकार वहाँ पर हैं। और आपकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं खास करके 1997 से लिखना शुरू किया। मेरा साहित्यिक नाम युवा बराल अनंत। शुरू में मैं कविता लिखता था और कविता का एक संग्रह भी है, 2003 में प्रकाशित हुआ, घात प्रतिघात का ऐठनहरू करके। उसके बाद 2010 में मेरा पहला कहानी संग्रह जीवनी करके निकला हुआ है और वो कहानी संग्रह बहुत प्रचलित हुआ हमारे जो नेपाली साहित्य के पाठकों को। और उसको 2012 में एक सिक्किम का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर शोभाकान्ति थेगिम लेप्चा स्मृति पुरस्कार मिला। और उसके बाद थोड़ा मैंने समय लेकर ही लिखना पसंद किया है। 7 वर्ष के बाद में एक लघु कथा का एक छोटा सा कहानी संग्रह निकला, गोजिका करके। वो भी पाठकों के ऊपर थोड़ा वो मनपसंद रहा वो भी। उसके बाद 2018 में मेरा तीसरा लंबी कहानी का संग्रह दूसरा वाला वो निकला, वो चिचिमिरा करके। वो चिचिमिरा कहानी का बहुत
प्रचार प्रसार भी हुआ और वो उसका पसंद भी लोगों ने बहुत किया और उसको 2021 का लालमन संचरानी पुरस्कार करके पश्चिम सिक्किम से देता है। वो मिला और उसी के एक साल बाद 2022 में सिक्किम का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार तुलसीराम कश्यप स्मृति पुरस्कार वो मिला उसको। दो पुरस्कार लिया उस झिझिमिरा कथा संग्रह ने। जो मेरा जो लेखनी है, जो सामाजिक कथाएं लिखना पसंद करता हूँ और विशेष करके पहले जीवनी वाला कथा पूर्णतः सामाजिक कथा, वो गांव का जैसे सामाजिक बेस रखते हुए उसको लिखा हुआ है। तो झिझिमिरा कथा संग्रह में थोड़ा मैंने कुछ प्रयोग भी किया है, जैसे लेखन का परिपाटी को भी थोड़ा दूसरे ढंग से लिखने का कोशिश किया है उसमें। जी, सिक्किम के कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में बहुत सारा पत्रिका है। पहले यहाँ जो मैं थोड़ा इसका प्रारंभिक उसका इतिहास बताना चाहता हूँ। सिक्किम में पहले जो भी पत्र पत्रिकाएं थे इसमें सबसे पहला है सिक्किम हेराल्ड करके। सिक्किम हेराल्ड जो राजा के पाले से उस टाइम से सिक्किम हेराल्ड जो नेपाली में आया करता था। उसके बाद उस यहाँ सिक्किम में हिमाली बेला करके, सुनचरी करके, ऐसे करके बहुत सारा पत्रिकाएं वहाँ सिक्किम से प्रकाशित हो रहा है। इससे पहले एक विचार करके डॉक्टर सुभाष दीपक सर ने प्रकाशन किया है, वो विचार पत्रिका सिक्किम का, वो भी वहाँ था। दैनिक मिरमिरे है और हिमालय दर्पण भी है वहाँ से। हालांकि ये दोनों जगह से होता है, जैसे आसाम से भी होता है, सिलगुड़ी से भी होता है और सिक्किम से भी एक साथ प्रकाशित होता है। ऐसे पत्रिकाओं बहुत सारा है और साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने वाला बहुत सारा पत्रिका वहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये विचार भी साप्ताहिक ही था और वहाँ का जो दूसरा पत्रिका है आवाज़ पत्रिका, ये सब पत्रिकाएं बहुत सारा है वहाँ चल रहा है। अभी दैनिक रूप में चलने वाला हिमाली बेला वो है और उसके बाद समय दैनिक भी है। समय दैनिक अभी वो तो थोड़ा बंद हुआ है, फिर भी वो अभी चल रहा है अभी। और हम ये जानने के लिए उत्सुक है कि कांचनजंगा के बारे में सिक्किम तो उसी का आशीर्वाद के अंदर, उसका हथेलियों के अंदर में पला बड़ा हुआ है ये सिक्किम। जैसे कंचनजंगा तो मदर डाइटी ऑफ सिक्किम है और कंचनजंगा को बहुत सम्मान से और धार्मिक रूप से एक बहुत आदर से दिखते हैं सिक्किम के लोग। कंचनजंगा के अभी क्या हुआ है कि पहले माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे चढ़ाव करते थे। ये धार्मिक विशेषताएं के कारण कंचनजंगा के ऊपर में चढ़ाव करने को रोक दिया है। अभी वो इतना सैक्रेड है कि उसके ऊपर किसी का पैर रखने के लिए नहीं दे रहा। ऐसे करके उसको साहित्यकार उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा है। उनके जैसे उनका सीनिक ब्यूटी है, जिसका सौंदर्य है और लिखन में भी उसका बहुत प्रभाव हुआ है। जैसे कविताएं लिखते हैं लोग, कवि लोग, तो वहाँ से भावना है तो उसका सब वर्णन करके, उसका सौंदर्य को वर्णन कर, उसका जितना भी वो सीनिक ब्यूटी का उसका वर्णन करके कविताएं लिखते हैं। और कंचनजंगा जिसने हमको बाहरी अतिक्रमण से भी बचाया हुआ है, इसको तो उत्तरी भाग को कंचनजंगा से घिरा हुआ है, पूर्वीय भाग को भी घिरा हुआ है और इस पश्चिमी भाग को भी घिरा हुआ है। जैसे हिमालय रेंज बहुत सारा सिक्किम के ऊपरी भाग से गया हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश तक और नेपाल से होकर श्रीनगर तक वही रेंज दौड़ता है। वही रेंज के अंदर में सिक्किम के एक को जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में रखता है ना, ऐसे हिमालय जैसे कंचनजंगा अपने गोदी में सिक्किम को रखे हुए है। और इसका भौगोलिक महत्व और इसका ये जो पौराणिक महत्व भी है और इसका साहित्यिक महत्व भी है। कंचनजंगा से बहुत सारा हम लोगों को वरदान है, आशीर्वाद है। हम ये भी जानने के लिए उससे वहाँ कोई लोकगीत आप जानते हैं तो? ये जो वहाँ का लोकगीत तो बहुत सारा है। जैसे वहाँ का भुटिया लोकगीत भी है, लेप्चा लोकगीत भी है और नेपाली लोकगीत भी है। लोग गा के ऐसे दोहरी लोग हैं, दोहरी गा के जैसे थोड़ा फोक उसमें गा के
जैसे कल्चर में बालन करके एक लोक गायन है, दोहरी में भी है, और एक डम्फू जैसे वहाँ के क्षेत्रीय ब्राह्मण कम्युनिटी। हमारे लिए 2 पंक्तियाँ गा सकते हैं? हाँ सर, उतना मुझको तो गाना है तो नहीं, फिर भी ये जो एक हिंदी सिनेमा का बहुत चर्चित कलाकार डेनी डेन्जोङपा ने गाया था वो, एक मन को कुरालाई बाँधी नराख, गाँठो परी जाला झट्ट सुनाइदेऊ, मनको कुरालाई बाँधी नराख, गाँठो परी जाला झट्ट सुनाइदेऊ, ऐसे करके ये जो इसका अर्थ है, जो भी मन में है उसको ऐसे ही मत रखना, बोल देना करके है। और इसमें जो वाद्य वादन है, जो लोग जैसे वहाँ का मादल है, वहाँ का जो ऐसे सारंगी वगैरह है, वो सब हमारा एक समग्र में एक लोक दृश्य को दर्शाता है। वहाँ पर नए साहित्यकार है, उसके लिए आप कोई संदेश? दूसरे यहाँ का नई साहित्यकार, जैसे सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में बोलना है तो अभी बहुत नए लोग, युवा लोग अभी साहित्य के ऊपर बहुत अग्रसरित होके आ रहे हैं, अभी नया नया लेखन को लेके आ रहे हैं। अभी बहुत वहाँ पर जैसे देखने में आता है तो थोड़ा साहित्य में कम लिख रहे हैं जैसे, फिर भी अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग हैं, कॉलेज के बच्चे लोग हैं और स्कूल के बच्चे लोग हैं। अब ये जो साहित्य क्षेत्र में काम करने का सभी का मन नहीं लगता है, जो मन लगाता है वो थोड़ा कम होता है। उस कम से भी बहुत अच्छा लोग वहाँ पर उभर कर आ रहे हैं। तो बच्चे लोगों को बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा अध्ययन करना है, नए नए साहित्यकारों का रचना है, पढ़ना है और नया नया तरीका से लिखना है। जी युवा बराल जी, हमारे लिए अपनी कविता के कुछ पंक्तियाँ यहाँ तो रहेंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा कविता है, मैं नेपाली भाषा में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता का शीर्षक है त्यसै त म कहाँ रुन्छु र, त्यसै त म कहाँ रुन्छु र, सानै कुराले आँसुसरी कहाँ हुन्छु र, सहनलाई जत्रै आँधीहुरी सहे, सहनलाई जत्रै आँधीहुरी सहे, प्रहारहरू चोटहरू बेपरवाह गरेँ, कहीँ कतै गहिरो चोट लाग्यो, कहीँ कतै गहिरो चोट लाग्यो, सानै कुराले आँसुसरी कहाँ हुन्छु र, कठोर थियो ढुङ्गासरी छाती मेरो, कठोर थियो ढुङ्गासरी छाती मेरो, असीम पीर वेदना झन् प्यारो थियो, ठुलै कतै हृदयमा आघात लाग्यो, सानै कुराले आँसुसरी कहाँ हुन्छु र। धन्यवाद जी। आप इसका अर्थ भी बता सकते हैं? इसमें बोला गया है कि मेरा मन तो कठोर है, फिर भी मेरा आँख से आंसू निकलता है। तो किसी को बोल रहा हूँ कि छोटा सा बात से तो नहीं, मैं बहुत बड़ी बात से आहत हुआ हूँ, इसीलिए मेरे आँख से आंसू गिर रहा है। जी बहुत बढ़िया सर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिक्किम के बारे में जानने के लिए भी हमें मौका मिला है। जी सर, आप आरसू सर और सर युवा बराल जी, आप दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। श्री युवा बराल ने अपने प्रदेश के बारे में, उधर की भौगोलिक खूबियों के बारे में हमें विशेष जानकारी दी। उधर की शैक्षिक स्थिति क्या है, साहित्यिक माहौल क्या है, इनके संबंध में भी हमें उनसे कुछ जानकारी मिली। इतना ही नहीं, अपने साहित्य के बारे में भी उन्होंने हमें कुछ नई नई जानकारियाँ दी है। उन्होंने एक खूबी यही है कि उधर के जो प्राचीन जो लोकगीत है, फिर उधर के जनजातियों की जो संस्कृति है, इन पर इन्होंने कुछ रोशनी डाली है। एक तरह से कालिकट विश्वविद्यालय के लिए एक सौभाग्य है, रेडियो CU ने एक खुला अवसर दिया है। केरल और सिक्किम भारत के 2 छोरों पर है, लेकिन अभी रेडियो CU ने
उस दूरी को कुछ समय तक उसको पाटने के लिए भी उन्होंने सुविधा प्रदान की है। हम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से हम पड़ोसी हैं। तो इस प्रकार के मौका देने के लिए रेडियो CU के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। आशीवाणी ने जो सार्थक सारगर्भित प्रश्न पूछे, उन सब के लिए हमें भले ही संक्षेप में हो, समय की सीमा में उस पर ध्यान रखते हुए उन्होंने हमें उत्तर भी दिए। हम तहे दिल से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।